नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, तमिलनाडु को लूटने वाले भाजपा से घबराए, कुछ लोग एसी कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को केरल से तमिलनाडु पहुंचे। वे त्रिपुर के वल्लदम में पिछले साल जुलाई से शुरू हुई 6 महीने की पदयात्रा एनएम मन मक्कल मेरी भूमि मेरे लोग कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए थे। यात्रा की शुरुआत अमित शाह ने की थी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन राज्य को दोनों हाथों से लूटने के लिए हुआ है। ये भाजपा को मिल रहे समर्थन से घबरा गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल की राज्यसभा सीट बीजेपी लॉटरी से जीती। 9 एमएलए की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस हारी। कल गवर्नर से मिलेगी भाजपा, सरकार खतरे में। जी हां दोस्तों, हिमाचल सरकार से राज्यसभा की सीट पर भाजपा के हर्ष महाजन जीत गए हैं। विधानसभा में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। वोटिंग में दोनों को 34-34 वोट मिले, जिसके बाद लॉटरी के जरिए भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। वहीं दोस्तों, 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सीएम सुखविंदर सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार खतरे में आ गई है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के हक में क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग करने वालों में कांग्रेसी के सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुठेलहेड से देवेंद्र भुट्टो, बड़सर से आईडी लखनपाल शामिल हैं। दोस्तों, वोटिंग से पहले सुबह एक ही गाड़ी में विधानसभा यह सभी लोग पहुंचे थे। विधानसभा के बाहर गाड़ी से उतरते ही भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर और लोकेश जामवाल इनसे मिले। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन दिया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा फरार घोषित, पुलिस ढूंढकर कोर्ट में पेश करे। जी हां दोस्तों, मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने आखिरकार फरार घोषित कर ही दिया है। 2019 लोकसभा आम चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रही जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के 2 मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। जानकारी के मुताबिक पिछली दर्जनों तारीखों पर जया प्रदा हाजिर नहीं हुई और बार बार कोर्ट से उनको पेश करने के लिए समन जारी हुए। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर को बार बार लिखकर जया प्रदा को पेश करने के आदेश दिए, लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुई। अब कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद व अभिनेत्री जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया है और उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आंदोलन पर किसान नेताओं में तकरार, पंघेर बोले 13 बार एसकेएम चंडूड़ी से मिले। अंबाला में 2 दिन इंटरनेट बंद, दिल्ली कूच पर फैसला कल। जी हां दोस्तों, आंदोलन को लेकर किसान संगठन आमने सामने हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने कहा था कि एमएसपी पर कानून को लेकर उनसे पहले चर्चा नहीं की गई। किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने स्तर पर आंदोलन शुरू किया है। अब इस पर केएमएम के कोऑर्डिनेटर श्रवण पंघेर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे किसान नेताओं से मिले थे, लेकिन सबने कहा था कि एमएसपी को लेकर आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी कि 13 बार एसकेएम और हरियाणा के किसान नेताओं से वह खुद और उनके साथी मिले, इसलिए यह कहना गलत है कि आंदोलन शुरू करने से पहले किसी से बात नहीं की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएए पर नोटिफिकेशन किसी भी वक्त, इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्राई रन पहले से ही किया जा चुका है। सूत्रों ने कहा है कि सीएए इन पड़ोसी देशों से उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये 140 करोड़ों की उम्मीदों को स्पेस में ले जाने वाली शक्तियां। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे। उनके साथ इसरो चीफ एस सोमनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और देश के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान भी किया और उन्हें
एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन पर भेजा जाएगा उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन आनंद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। चारों की ट्रेनिंग रूस में हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स घोषित किए। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मंगलवार को बैठक की, जिसमें दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों और हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्व दिल्ली से कुलदीप कुमार और दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान को टिकट दिया है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएसए की बैठक में इमरान हुसैन, दुर्गेश पाठक समेत कई लोग शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में बारिश, ओले भी गिरे, फसलों को नुकसान, 2 दिन बदला रहेगा मौसम, हरियाणा में बूंदाबांदी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के इलाकों में मंगलवार शाम तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे पहले सोमवार को भी मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी, राजस्थान और हरियाणा में बारिश हुई। कहीं कहीं ओले भी गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम में सोमवार को भी मूसलाधार बारिश हुई थी। बिजली और ओले भी गिरे। जबलपुर, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर, भोपाल समेत 15 जिलों में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में अगले 24 घंटे में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों यूपी के झांसी में मंगलवार तड़के तेज बारिश के साथ ओले गिरे। यहां सड़कों पर सफेद चादर जैसी बिछ गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, रंग लाई रोहित की डांट, स्टार बैटर रेस्ट कैंसिल कर मुकाबले में उतरा, दूसरा भी 2 मार्च को लौटेगा ग्राउंड पर। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की चेतावनी ने 24 घंटे के भीतर रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय कप्तान ने सोमवार को कहा कि जिन खिलाड़ियों में खेलने की भूख नहीं है उन्हें टीम में नहीं चुना जाएगा। रोहित शर्मा के इस बयान के 1 दिन के भीतर ही खबर आई कि सुरेश अय्यर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में उतर सकते हैं। सुरेश अय्यर व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में नहीं खेले थे। ईशान किशन भी मंगलवार को डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट में खेलते नजर आए। भारतीय क्रिकेट टीम ने सोमवार को इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में 5 विकेट से हराया था। इस जीत के बाद रोहित शर्मा ने कहा था कि हमेशा ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो टीम हित का ख्याल रखते हैं, टीम को व्यक्तिगत प्राथमिकता पर वरीयता दें। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें खेलने की भूख है और जिन खिलाड़ियों में भूख नहीं है उन्हें मौका नहीं मिलने वाला। यह पता चल जाता है कि किस खिलाड़ी में खेलने की भूख है और किस में नहीं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का कंटेप्ट नोटिस, बीमारी ठीक करने के दावा करने वाले विज्ञापनों पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया था। कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया। इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी आचार्य बालकृष्णन को अवमानना नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, जमात इस्लामी पर 5 साल के लिए बैन बढ़ा, कश्मीर में जैश लश्कर की कर रहा था मदद। जी हां दोस्तों, जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को भारत सरकार ने और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार ने जमात इस्लामी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है उस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सरकार ने जम्मू कश्मीर के जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि जमात इस्लामी को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी घोषित समूह किया गया था। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर उपाय का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले राहुल गांधी को दी चुनौती, अब 15 सीटों पर कर दिया प्रत्याशियों का ऐलान। केरल में इंडिया से जुदा जुदा CPM की राहें। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्य केरल में विपक्षी गठजोड़ इंडिया से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM की राहें जुदा नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि CPM ने वहां पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनौती दी। उसके बाद अब प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। CPM के राज्य सचिव MV गोविंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलवार को जिन कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया उनमें राज्य की पूर्व मंत्री KK शैलजा और TM थॉमस हाइजेक भी हैं। देवस्व ओम मंत्री के राधाकृष्णन सहित 4 मौजूदा विधायकों को भी प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 305 अंक चढ़कर 73,095 पर बंद। निफ्टी में भी 76 अंकों की तेजी रही। ऑटो और मेटल शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 27 फरवरी को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 305 अंक की बढ़त के साथ 73,095 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 76 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। यह 22,198 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। ऑटो और मेटल शेयर्स में आज ज्यादा बढ़त रही। वहीं बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स, टीसीएस और पावर ग्रिड रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस और एसबीआई रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में आज हुआ इतना परिवर्तन। जी हां दोस्तों, देश भर में आज यानी कि 27 फरवरी को सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर परिवर्तन हुआ है। दरअसल दोस्तों सोना महंगा हो गया है, वहीं चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों देश में 24 कैरेट सोने का दाम 0.03% घटकर 62,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 57,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चांदी का दाम कल वाले भाव यानी कि 69,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिद्धू मूसेवाला की मां अगले महीने बच्चे को जन्म देगी। 58 साल की उम्र में आईवीएफ तकनीक अपनाई। सिंगर बेटे की 21 महीने पहले हत्या हुई थी। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां अगले महीने यानी कि मार्च में बच्चे को जन्म देगी। मूसेवाला की मां चरण कौर ने आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया है। मूसेवाला के ताऊ चमकौर सिंह ने इसकी पुष्टि की। मूसेवाला की मां चरण कौर पिछले 3-4 महीने से अपने घर से बाहर भी नहीं निकली है। सूत्रों के अनुसार वे मेडिकल टीम की निगरानी में है। सिद्धू मूसेवाला माता पिता की इकलौती संतान थे। 29 मई 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह अकेले हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। सिद्धू मूसेवाला ने 2022 में मनसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस दौरान उनकी मां चरण कौर ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर एफिडेविट भरा था। तब उनकी उम्र 56 साल बताई गई थी, यानी कि इस हिसाब से उनकी उम्र अब 58 साल हो गई है और उन्होंने 58 साल की उम्र में आईवीएफ तकनीक से मां बनने का फैसला किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डेविड हेम्प बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच बने। आंद्रे एडम्स बतौर बॉलिंग कोच नियुक्त। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से करेंगे शुरुआत। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने बीसीबी के हाई परफॉर्मेंस एचपी हेड कोच डेविड हेम्प को नेशनल टीम का बैटिंग कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे एडम्स को बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। दोनों कोच टीम के साथ 2 साल के अनुबंध पर शामिल हो रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के साथ कोचिंग की शुरुआत करेंगे। हेम्प मई 2023 से एचपी कोच के रूप में काम कर रहे थे और पिछले साल उन्होंने नेशनल टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में न्यूजीलैंड का दौरा भी किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी के 6 शहरों में दौड़ेगी 552 ई बसें। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पीएम ई बस योजना के तहत प्रदेश के 6 शहरों में 552 ई बस चलाई जाएंगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में ई बसों का संचालन पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालित किया जाएगा। सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का फैसला किया गया। इसके अलावा मोहन कैबिनेट ने मंदसौर, राजगढ़, सिंधी, सिवनी और बालाघाट जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10,373 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति भी दी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस कैपिटल को खरीदेगा हिंदुजा ग्रुप। एनसीएलटी ने आईआईएचएल को अधिग्रहण की मंजूरी दी। पिछले साल जुलाई में 9,861 करोड़ की लगाई थी बोली। जी हां दोस्तों, अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल को हिंदुजा ग्रुप खरीदेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने मंगलवार यानी कि हिंदुजा ग्रुप की इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। अनिल अंबानी की कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी। हालांकि कंपनी की ओर से फाइनेंशियल डिटेल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ट्रिब्यूनल ने 11 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल में मौसम ने ली करवट, आसमान में चक्कर लगाता रहा मंत्री सिंधिया का प्लान, नहीं मिली लैंडिंग की परमिशन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। इस दौरान आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान शुरू हो गया, साथ ही तेज बारिश भी देखने को मिली। भोपाल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। उधर दोस्तों मौसम खराबी के चलते नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्पेशल प्लेन भोपाल में लैंड नहीं कर सका। दरअसल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के लिए सिंधिया को भोपाल आना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्लेन भोपाल के ऊपर चक्कर लगाता रहा। बाद में एटीसी से लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से सिंधिया का प्लेन दिल्ली की ओर मुड़ गया। वहीं भोपाल आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को भी इंदौर की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में फंस गई कांग्रेस, जिन विधायकों ने दिया धोखा उन पर एक्शन भी नहीं ले पाएंगे सुक्खू। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला हो गया, वो भी हिमाचल प्रदेश में। एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार खड़े थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्रॉस वोटिंग हो गई और बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था। 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, बीजेपी के 25 विधायक थे, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार की जीत लगभग तय थी। लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। साथ ही 2 निर्दलीय समेत 3 विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को मिल गया। इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही 34-34 वोट मिले। जब दोनों उम्मीदवारों में टाई हो गया तो ड्रॉ निकाला गया, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई। नतीजे के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने हार मानते हुए कहा कि मैं उन 9 विधायकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो कल तक साथ बैठे थे। उनमें से 3 आज सुबह हमारे नाश्ते पर भी साथ थे। मुझे उनसे सीख मिली है। अब दोस्तों हिमाचल के मुख्यमंत्री के पास बड़ा मुद्दा यह है कि वह करे तो क्या करे। क्या वह धोखेबाज एमएलएज को पार्टी से निकाले या फिर अपनी सरकार को बचाए, क्योंकि अगर वह इन एमएलएज को पार्टी से निकाल देता है तो उनकी सरकार भी खतरे में आ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कप्तानी गई तो खिलाड़ियों को किया गुमराह, पेपर साइन करवाए, हनुमा विहारी पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर हनुमा विहारी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश टीम की कप्तानी छोड़ी। हनुमा ने कहा कि अब वो कभी भी आंध्रा की टीम से नहीं खेलेंगे। 30 साल के हनुमा ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि उन्होंने 17वें नंबर के खिलाड़ी को डांट लगाई थी। उसने अपने राजनेता पिता से शिकायत की, इसी वजह से वो राजनीति का शिकार हुए हैं। हालांकि हनुमा ने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया था, मगर आंध्र की टीम के ही विकेटकीपर बल्लेबाज KN पृथ्वीराज ने सामने आकर कहा कि वही वो खिलाड़ी है। साथ ही पृथ्वी ने हनुमा के आरोपों को गलत बताया। इसी बीच विहारी के सपोर्ट में कई खिलाड़ी उतरे और आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन को एक लेटर भेजा, जिसमें विहारी के ऊपर लगाए आरोपों को गलत बताया गया। उस पेपर पर सभी प्लेयर्स ने साइन किए, मगर अब इस मामले में पृथ्वी के पिता नरसिम्हा भी सामने आ गए हैं। नरसिम्हा ने उल्टा हनुमा पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। उनका आरोप है कि कप्तानी जाने के बाद हनुमा ने गुमराह करके सभी खिलाड़ियों से पेपर साइन करवाए थे। नरसिम्हा ने कहा कि उन पर और उनके बेटे पर लगाए सभी आरोप गलत हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में बनी उस महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है जो कि पहली बार भारत के किसी भी राज्य में महिला के रूप में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई थी? अगर दोस्तों आप जानते हैं उनका नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।